नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और चार बड़ी खबरें आपको आज हम बताएंगे और ये चारों बड़ी खबरें एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे कि आज मुख्यमंत्री तमाम जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा आज मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, जिसमें कानून की क्या स्थिति है और क्या हालात हैं इसका जायजा मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए लेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम आज आपको दिखाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल में समय और गर्माहट लाती हुई नजर आ रही है। ये खबर है प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुकी हैं उत्तर प्रदेश, और आज जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी के द्वारा की जाएगी। अब उसमें वो कितना कामयाब होती हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आज की ये है कि जिस तरीके से नाव हादसा हुआ मिर्जापुर में, उसमें समय फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू का जो काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, और अभी रेस्क्यू के अधिकारी जो उसमें लगे हुए हैं वो क्या बता रहे हैं, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और चौथी भी खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 की उम्र पार कर चुके जो पुलिसकर्मी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, यानी कि जो कि दागी हैं या फिर उनके कार्यशैली को लेकर के सवाल हैं, अब उनको रिटायर करने की तैयारी में भी सरकार है। तो अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये चारों ही बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, चारों तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रही हैं, आज एक एक करके विस्तार पूर्वक हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से इन खबरों के पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज की जो खबर है वो यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा आज अधिकारियों के द्वारा समीक्षा की जानी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी जय काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के जमीन विवाद पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है और एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई गई है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने को चुनौती दी थी और अब इस पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से अब रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको चुनौती दी गई थी और विवादित जमीन का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने को चुनौती दी गई थी और अब इस पर रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक इस पर फैसला भी अब सुरक्षित रखा है। तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसको चुनौती दी थी। संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संदीप, हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई है, फिलहाल क्या जानकारी? बात कर रही हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड। चलिए, संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से कोशिश करेंगे संदीप से बात करने की। तो हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला रिजर्व रखा है और अब रोक लगा दी गई है इस पूरे मामले पर, क्योंकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको चुनौती दी गई थी और अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई है और कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी है और हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसको चुनौती दी थी और विवादित जमीन का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने को ये चुनौती दी गई थी और अब इस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। तो बड़ी जानकारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाई है। ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक इस फैसले को रिजर्व रखा है और अब इस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई है।
और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा समीक्षा बैठक की जानी है, जिसमें जिला के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आज समीक्षा करने वाले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आज समीक्षा बैठक करेंगे। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। इसमें सभी डीएम और एसएसपी के साथ आज मुख्यमंत्री की बातचीत होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी और अपराध से संबंधित कार्रवाई पर चर्चा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज सीएम के द्वारा की जानी और डीएम और एसएसपी के साथ मुख्यमंत्री आज बातचीत करेंगे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, सीएम योगी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज सीएम करेंगे। डीएम और एसएसपी के साथ बातचीत मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात होगी और अपराध से संबंधित कार्रवाई पर चर्चा आज मुख्यमंत्री करेंगे। और बातचीत करते हैं और अधिक जानकारी के साथ रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज समीक्षा बैठक होनी है, खासतौर से कानून व्यवस्था की समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे, क्या जानकारी है? एक घंटा आगे बढ़ा के 7 बजे कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री हमेशा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के एसएसपी, एसपी और डीएम से जुड़ते रहते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खास बात है कि इलेक्शन चुनाव के लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और कानून व्यवस्था को लेके जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार की घेराबंदी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय इस प्रकार की समीक्षा बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करेगा लोगों के बीच, जनता के बीच। तो आज वही समीक्षा बैठक होगी और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इस समीक्षा बैठक में कई बातों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री का शिकायती पोर्टल होता है उसका मामले का निस्तारण कितना स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से उसमें निर्देश जाता है कि आपने इस मामले में कितना त्वरित कार्रवाई किया। दूसरी बात है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है उसको लेकर हमेशा से विपक्षी पार्टियां हमलावर रही है सरकार पे। तो एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं, क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का जो आंकड़े आते हैं, उसको भी लेकर सरकार की घेराबंदी होती रही है। और सबसे बड़ी फजीहत तब आती है जब सरकार के ही लोग आरोप लगाते हैं कि डीएम और एसपी जिले के आला मुरान अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी एक हाल ही में अलीगढ़ में भी एक घटना हुआ था जहां वहां के लोकसभा सांसद वो एसपी को कह रहे थे कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। तो सारी शिकायतों को लेकर चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आज समीक्षा बैठक करने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो भी इस समय अब उसकी हलचलें तेज होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और ये बड़ी जानकारी है। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ रहेंगी प्रियंका गांधी, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाना है। प्रियंका गांधी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगी और आज उनकी जो ये बैठक है उसकी भी आज शुरुआत होनी है, क्योंकि अभी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची हैं प्रियंका गांधी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी अब किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश फूंकती हैं, कैसे कांग्रेस के संगठन को वो और अधिक मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश करती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी की तमाम इन पदाधिकारियों के साथ बातचीत होनी है, उनके साथ जो आज विचार विमर्श और मंथन किया जाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी पर बातचीत करते हैं, खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। खुर्रम, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं लखनऊ एयरपोर्ट, आज का क्या कार्यक्रम उनका? खुर्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, खुर्रम तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो प्रियंका गांधी का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पहुंची हैं प्रियंका गांधी और अब देखना यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में आज निकल कर क्या कुछ सामने आता है। 2 दिवसीय दौरा रहेगा, यानी कि 2 दिन तक प्रियंका गांधी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली है। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, प्रियंका पहुंची है लखनऊ एयरपोर्ट, क्या जानकारी फिलहाल? खुर्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सवाल दोहराइएगा। खुर्रम, मुझे ये बताएं कि प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं, फिलहाल क्या जानकारी है और आज का कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज मिलने का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत संक्षिप्त है। उसके बाद वो रेस्ट करेंगी। उसके बाद चर्चों का कार्यक्रम दरअसल शुरू होगा। कल से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो अभी तक क्रियाकलाप रहा है कांग्रेस का, उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी उसको कर रहे हैं और अब उसकी समीक्षा का वक्त आ गया है।
समीक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि मालूम है 22 और 24 है। इसके लिए प्रियंका गांधी को ये भी एहसास इस बात का भी है कि मेहनत कितनी जोरदार करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि संगठन के नाम पे कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि लगातार वो पिछले कई दिनों से तकरीबन 2 से 3 महीनों में लगातार जूम के द्वारा संवाद स्थापित कर रही हैं, वर्कशॉप चला रही हैं, लोग को बता रही हैं, समझा रही है कि कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, किन किन मुद्दों पर बात करना और किन मुद्दों पर बात नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है जो संवाद का दौर आज है वो कल बैठकों का दौर चलेगा। जब बैठकों का दौर चलेगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है और कितनी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन आप बता रहे हैं कि आज उनका कार्यक्रम बड़ा संक्षिप्त है, 2 दिन का उनका दौरा है और आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि सिर्फ एक दिवसीय दौरा है या फिर एक ही दिन प्रियंका गांधी फोकस करेंगी? और कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां हम लोग देख रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का कार्यक्रम कल का भी अगर हम देखें तो किस तरीके का रहने वाला है? देखिए 2 दिवसीय दौरा है, 10 और 11 तारीख का। 10 तारीख का बैठकों का दौर है ये तो बताया गया, लेकिन 11 तारीख का क्या कार्यक्रम रहेगा ये नहीं बताया गया। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 10 तारीख को ही निकल सकती है किसी से मुलाकात करने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि वो अमेठी भी जा सकती हैं, रायबरेली भी जा सकती हैं, वहां पर जा करके वहां जो कार्यकर्ता उनसे बात भी कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी रायबरेली के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि जो संगठन है वो कितना मजबूत है, जो संगठन है उसमें भी और किसी पुख्तगी की जरूरत है और संगठन है उसको और कितना प्रोत्साहित करना। साथ ही उन लोग से भी मुलाकात कर सकती हैं जो कि टिकटार्थी हैं, यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके प्रत्याशी पर कितना ज्यादा उनके उस पर वो ध्यान देंगी, कितना ज्यादा उस पर जोर देंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 2022 के मद्देनजर ये दौरा बेहद इंपॉर्टेंट है प्रियंका गांधी का। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मिर्जापुर विंध्याचल अखाड़ा घाट में जो नाव हादसा हुआ है उसमें ये अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू में एक बच्चे का शव मिला है, लेकिन 5 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मिर्जापुर से। विंध्याचल के अखाड़ा घाट नाव हादसे से जुड़ी हुई ये अपडेट है। एक शव रेस्क्यू किया गया है जो कि एक बच्चे का है, बाकी 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद नदी में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। एनडीआरएफ की टीम गंगा में लगातार तलाश कर रही है। कल दर्शनार्थियों से भरी नाव पलट गई थी और उसके बाद कई लोगों के लापता होने की जानकारी थी। हालांकि कुछ लोगों को कल ही रेस्क्यू कर लिया गया था, कुछ लोगों को जीवित बचाया गया था, लेकिन अभी भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। ये बड़ी जानकारी है। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। आकाश, फिलहाल क्या जानकारी है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? एक शव बरामद किया गया था, 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल चिंतांश, कल से जो है रेस्क्यू टीम शाम को आई थी एनडीआरएफ की और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा था। तो स्थानीय गोताखोरों की मदद से और एनडीआरएफ की मदद से आज जो है घटनास्थल से अखाड़ा घाट से जो है 4 किलोमीटर दूर जो है लगभग ये शहर कोतवाली का जो है फतह घाट है, जहाँ पे एक बच्चे का शव सत्यम 5 वर्ष का है जो जिसका शव बरामद हुआ है। और कल की जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक रही, बहुत ही दुखद घटना रही। हेलो, जिस तरीके से बड़ी गंगा में नाव नहीं चलाया जाना चाहिए तो उसके बावजूद नाव का संचालन होता रहा और प्रशासन ने इसको कड़ाई से रोकने के लिए कहा था, मगर जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने रोका नहीं और इस बिल्कुल। लेकिन आकाश ये बताएं कि अभी फिलहाल की अपडेट क्या है, कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? क्योंकि रेस्क्यू के दौरान सिर्फ एक शव की बरामदगी हुई, 5 लापता बताए गए थे। अभी रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है और अभी कितने लोग लापता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर रेस्क्यू में लगे हुए अधिकारी? इसको अपडेट करें आकाश। रेस्क्यू में जो अधिकारी लगे उनका कहना है कि अभी केवल एकमात्र बच्चे का शव मिला। लगातार ये कार्य तलाश उनकी जारी है, रेस्क्यू टीम की जारी है तलाश। और 5 शवों को अभी जो 5 लोग डूबे हैं उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा, उनको तलाशने में जो है रेस्क्यू टीम लगी हुई है। एक बार फिर से बताएं जरा आकाश, क्योंकि ये जो हादसा हुआ इसके पीछे के क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो सके हैं? क्योंकि आपने बताया कि इस तरीके से नाव का संचालन वहां पर होना नहीं चाहिए, तो फिर कैसे हो रहा था? और अभी जो वहां पर अधिकारी लगे हुए उनकी तरफ से इस हादसे को लेकर क्या कहा जा रहा है, वजह क्या रही है, इसको भी स्पष्ट करें। ये बता दें कि सबसे बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि जब मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो ये घटनाएं पहली बार नहीं हुई। गंगा में डूबने की घटनाएं बराबर होती है। इसके लिए बार बार जल पुलिस की मांग की जाती रही है कि यहाँ जल पुलिस तैनात किया जाए। तो प्रशासन के द्वारा जब इस समय गंगा बढ़ी हुई थी तो प्रशासन द्वारा ये रोक लगाया गया था कि कोई भी नाव जो है इस तरीके से जो है संचालन उसका नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जो है कल जब ये सब दर्शनार्थी अखाड़ा घाट पे पहुंचे थे परिवार सहित, 3 परिवार के जो 12 सदस्य थे, उसमें एक उनका ड्राइवर भी साथ में था और एक फोटोग्राफर था। तो
कुल 14 लोग नाव में सवार होकर जो है गंगा के बीच से आगे जो है जहाँ बालू इकट्ठा था वहाँ नाविक ने कहा कि आप लोगों को हम वहाँ पे स्नान अच्छे ढंग से कराएंगे, क्योंकि घाट के ऊपर कीचड़ था। गंगा तो काफी थी पिछले महीने, तो वो थी तो उसके कीचड़ लोगों को। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बड़ी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में अब दागी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक बार फिर से मन बनाया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब यूपी में दागी पुलिस कर्मियों की छटनी होनी है। इसमें 50 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके अधिकारियों की छटनी की जाएगी, जिनका रिकॉर्ड दागदार रहा है। ये बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को इसको लेकर निर्देश दे दिया है, सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और 30 नवंबर तक मुख्यालय को ये रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसमें जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूची तैयार करने के निर्देश डीजीपी की तरफ से पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं, जिसमें 30 नवंबर तक मुख्यालय को अब ये रिपोर्ट भेजनी होगी। जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर को पत्र इसको लेकर के भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी। और बातचीत करेंगे, रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रवि, बड़ी तैयारी हो चुकी है, जो दागी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की, 50 का जो आंकड़ा भी पार कर चुके हैं उम्र का, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट तलब की गई है। इसको लेकर के क्या जानकारी है, पूरा मामला क्या है ये? जाहिर अगर बात करें तो जो दागी हैं या भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसी के तहत अगर बात करें तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति में भी कुछ पुलिस अधिकारियों को दी गई है। साफ तौर पर अगर बात करें जो IPS अफसर है उन पर भी साफ तौर पर अगर बात करें तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या अनफिट है या ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्ट रहे हैं या बात करें तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, दागी पुलिस वाले ऐसे रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने का काम है वो किया जाएगा। साथ में इसको लेकर बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं और सभी जो जिले के पुलिस कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नरेट हैं, वहाँ से सारे जो ऐसे पुलिस के जो कर्मी हैं, अफसर हैं, उनकी स्क्रीनिंग होगी और साथ और उनकी जो लिस्ट है वो डीजीपी मुख्यालय को दी जाएगी। उसके बाद जो साफ तौर पर आगे की जो कार्रवाई है वो होती नजर आएगी। साफ तौर पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसी के तहत माना जा रहा है कि बिल्कुल। लेकिन रवि, इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा इस तरीके से जो कार्रवाई है वो योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा की जा चुकी है। एक बार फिर से अब इस तरीके की कार्रवाई करने की जो तैयारी की गई है, इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं? और खासतौर से अब इसको लेकर के पुलिस महकमे के अंदर क्या हालचाल आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि डीजीपी की तरफ से निर्देश सभी कप्तानों को दे दिए गए हैं? रवि, देखिए जाहिर ऐसे लोग जो लापरवाह हैं और लगातार अपने जो काम को लेकर लापरवाह बने रहते हैं और बेअंदाज हैं, या ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं। साफ तौर पे बात करें तो जो नियम कायदे हैं उनके विपरीत चलते हैं और साफ तौर पे ऐसे लोगों पर नज़र रहेगी। और अगर बात करें जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर लगातार प्रयास किए गए 4-4.5 साल के काम की बात की उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगातार तमाम सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो काम करने का काम है वो लगातार सरकार तरफ से किया गया। उसी के तहत अगर बात करें तो एक और कदम है वो बढ़ाया जा रहा है। साफ तौर पर ऐसे पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट हैं या यूँ कहें कि जो सरकार की जो मंशा पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, या ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अनफिट हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें साफ तौर पे उनकी लिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको कैसे करना है। और साफ तौर पर ये डीजीपी मुख्यालय की तरफ से तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति पर क्या एक्शन लेना है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि एक जो स्क्रीनिंग का काम है वो अब किया जाएगा और साफ तौर पर हर जिले से जो पुलिस कप्तान है और जो पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से ये पूरी लिस्टिंग करके भेजी जाएगी डीजीपी मुख्यालय को, और वहाँ से फिर उनका चयन किया जाएगा कौन कौन व्यक्ति है वो किस व्यक्ति को उसमें लिस्ट में लेना है और किस व्यक्ति को ऐसा है जिसको भी और आगे मौका देना है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो निशाने पर रहेंगे और ऐसे पुलिसकर्मी निशाने पर रहेंगे, पुलिस अधिकारी निशाने पर रहेंगे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या यूँ कहें कि दागी रहे हैं। रवि मुझे ये बताएं कि क्या जो इसका पैमाना है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि दागी हैं ये निर्धारित कैसे होगा? क्या इसको लेकर के कुछ स्पष्ट तौर पर बताया गया है? क्योंकि पहले भी कार्रवाई इस तरीके की हुई है, लेकिन अब नवंबर तक ये जो रिपोर्ट तलब की गई है, कोई आधार या कोई पैमाना नजर आ रहा है आपको कि कैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे इनको अलग करेंगे? क्योंकि
जाहिर है कि तमाम सारे ऐसे पुलिस के अफसर हैं या यूँ कहें कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो अपने अच्छे काम को लेकर हैं या बुरे काम को लेकर हैं। तो अगर बात उनके जिम्मेदार अफसर हैं उनकी नज़र में रहता है और साफ तौर पर उनके काम काज को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर वो सारा ब्यौरा बटोर कर मुख्यालय को उनको भेजा जाएगा, उनकी क्या क्या शिकायतें रही और क्या कुछ उनमें कमियां हैं और क्यों उनको सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको चिन्हित करने के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो 30 नवंबर तक भेजी जाएगी। उसके बाद मुख्यालय की जो पूरी टीम होगी वो इसको चयन करेगी किस व्यक्ति पर किस तरह कार्रवाई हो सकती है या कुछ व्यक्ति ऐसे इनको आगे मौका दिया जा सकता है, उनका कार्य है वो संतोषजनक रहा है। या यूँ कहें कि जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या यूँ कहें कि लगातार वो दागी रहे हैं और इस तरीके के लोग हैं जिनकी वजह से जो सरकार है उसकी छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, काम वो लोग करते रहे, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी और उससे साफ तौर पर उन पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इसको लेकर जरूर एक कदम है और आगे बढ़ाया गया और साफ तौर पे जो आगे का जो 6 महीने का कार्यकाल है सरकार का, ताकि एक मैसेज आ सके कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बेहतर से बेहतर काम करेगा काम सरकार लगातार करती रही, उसी को लेकर बिल्कुल। रवि, आखिरी सवाल ये है, चूंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल भी है, हर चीज अब इस समय जो भी एक्शन हो रहे हैं वो चुनाव के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठते रहे, क्या उसके साथ भी इसको जोड़ कर देखा जा सकता है कि नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है, मान के ये चला जाए कि जो दागी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके भी ये सुनिश्चित करने की या फिर एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि इस तरीके की लापरवाही कम से कम या कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर? रवि, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें हैं, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो सरकार ने पिछले 4.5 साल में काम किया है उसको लेकर अगर बात की, तमाम सारे ऐसे पुलिस अफसर रहे हैं जो सरकार की नज़र में रहे और ऐसे लोग इनको चिन्हित करने का काम वो किया जाएगा। तो एक मैसेज जरूर रहेगा कि जब पूरा कार्यकाल खत्म होगा तो अगले बार चुनाव में जाते हैं तो एक ये भी मैसेज रहेगा कि जो दागी पुलिस वाले हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है, जो सरकार के जो छवि को धूमिल करने का काम करते उन पर कार्रवाई की गई है। और आगे अगर एक बार फिर से उनको मौका मिलता है कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम सारे काम किए उसमें ये काम भी शामिल होगा कि हमने जो भ्रष्टाचार है उसमें जो पुलिस अफसर जो पुलिसकर्मी जो लिप्त थे उन पर भी हमने एक्शन लिया है। तो एक मैसेज जरूर जा सकता है और कह सकते हैं जो अगला चुनाव होगा तो चुनाव में ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक कदम इसको भी लेकर बढ़ाया गया। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।